आदरणीय मंच, सर्वप्रथम मैं काशी विश्वेश्वर के प्रति अपने साष्टांग दंडवत करता हूं, उनका आशीष लेता हूं। लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आते होंगे। मेरी काशी तो मेरे पत्रकारिता का पुरोधा है, जो पराड़ करके शिष्य रहे, और जब मैं उनको पढ़ता हूं तो मुझे लगता है राजनीति में क्या फायदा हुआ आदरणीय कमलापति जी का जाके, ये तो मुझे पता नहीं, या देश को क्या मिला ये मुझे पता नहीं, लेकिन पत्रकारिता का और साहित्य का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ये मुझे लगता है। मैं उनके प्रति अपनी आदरांजलि देकर अपने उद्बोधन को शुरू करता हूं। सबसे पहले आज जो मुझे सम्मान मिला, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उस लायक हूं कि नहीं हूं, क्योंकि उनकी पत्रकारिता और आज हमारी पत्रकारिता में जमान आसमान का फर्क है। जब वो पत्रकारिता कर रहे थे तब अंग्रेजों से लड़ना था, जब पत्रकारिता कर रहे थे तो किसी और का शासन था, लोकतंत्र नहीं था, नाम के लिए भी लोकतंत्र नहीं था। वर्तमान में हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं, हम एक कुशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि चलो कुशासन ही सही, लेकिन है तो अपने, तानाशाही ही सही, लेकिन है तो अपना। एक दिन तो आएगा कि उसको उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन जिस साम्राज्य पे कभी सूरज अस्त नहीं होता था, क्या उस साम्राज्य का सूरज कभी भारत में डूबेगा, ये किसी को पता नहीं था। उसके बावजूद भी अपने आप को झोंक देना, ये सबसे बड़ी बात थी। मैं जब पंडित जी की किताबें पढ़ता हूं, और मैं आप सभी को मेरा एक विशेष अनुरोध है कि आप उनकी किताबें पढ़िए। क्या शब्द भंडार था। एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आदमी फिर से एक पैराग्राफ पढ़ता है, क्योंकि लगता है कि ये जो मिठास जो आप अनुभूति कर रहे हो पढ़ने की, वो कभी खत्म नहीं होती। शब्दों की रचना, चाहे कोई भी उनकी किताब उठा लीजिए। महात्मा गांधी पे लिखते हुए शायद ये पहला लेखक है देश का। मैंने महात्मा गांधी को बहुत पढ़ा, बहुत उनके ऊपर लोगों ने जो समीक्षाएं की, लिखा है, लेख लिखे, किताबें लिखी, लेकिन कोई ऐसा लेखक मुझे नहीं मिला जो किताब लिखने या महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखने के पहले ये कहे कि मैं गांधीवादी होने का दावा नहीं करता, और न यह दावा करता हूं कि गांधी जी के विचारों को जिन रूप से अभिव्यक्त किया है वह गांधी जी अथवा गांधियों के ग्राह्य होगा। मैं जिस रूप से गांधी जी को समझा है उसी रूप से चित्रित करने की चेष्टा की है। ये उनका बड़प्पन था कि वो कह रहे थे कि मैं खुद ये नहीं मान रहा हूं कि मैं गांधीवादी हूं, ना मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि गांधी मुझे समझे है। जो गांधी मुझे समझे है उसका चित्रण मैं आपके सामने करने का प्रयास कर रहा हूं। और जब उन्होंने गांधी पे लिखा और जब पढ़ा तो ऐसे कई आयाम मुझे मिले। मुझे लगा कि ये इस व्यक्ति का सोच कितना बड़ा था। मैं उनको इसीलिए पत्रकार मानता हूं, मैं राजनेता बड़ा नहीं मानता, पत्रकार मानता हूं बड़ा, क्योंकि उस आदमी का सोच कितना था। एक जगह वो लिखते हैं, और आज की स्थिति में यदि आप देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्या आज से 70-80 साल, 90 साल पहले किसी ने वो कल्पना की होगी कि आज वही होगा। साम्राज्य के बाजारों में प्रतिस्पर्धियों का माल का आयात रोकना, अपने देश में जकात की ऊंची दीवारें खड़े करना, राष्ट्रीय उद्योग के संरक्षण के नाम पर गरीब जनवर्ग को साम्राज्याधिपति राष्ट्र का महंगा माल खरीदने पर के लिए उसे बाध्य करना, मुद्रा एवं विनिमय की नीति इस प्रकार से संचालित करना कि दूसरे देशों के बाजारों में उसके माल का मूल्य गिराकर बेचा जा सके और वहां के उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार को चौपट किया जा सके। ये वो आज से 90 साल पहले लिखते हैं। आज जब हम ट्रम्प की नीति देखते हैं तो लगता है कि क्या ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिकन साम्राज्य में कोई फर्क है। दुर्भाग्य ये है कि ऐसे दूरदृष्टि वाले नेता या लेखक पीछे रह गए, और जो कुपढ़ और जो अनपढ़ है उनके हाथ में सत्ता आ गई। इसके लिए
जो एक ब्रिटिश साम्राज्य से हमने छुटकारा पाया, आज हम दूसरे किसी और साम्राज्य के कुचक्र में फंस रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की गलती नहीं, वो तो हमको आगाह कर गए थे। गलती है हम लोगों की कि हमने ऐसे मूर्ख लोगों के हाथ में सत्ता दी है कि जो ना पढ़ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना सोचते हैं, ना उनकी कोई नीति है, नियत सिर्फ सत्ता करने की है। इसके चलते आज ये देश इतना कुचक्र में फंसा हुआ है कि आज समझ में नहीं आता कि हम जाए कहां। मैं देश की वास्तविक स्थिति आपके सामने रख के डराना नहीं चाहता। आज पमेरियन मीडिया, जिसको मैं कहता हूं कि जो सरकार के दरबार में घुंघरू बजा पहन के नृत्य करते हैं, वो पामेरियन मीडिया की हेडलाइन देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। ट्रम्प मोदी जी को मिलते हैं, चीन के पैरों की जमीन खिसक गई। और ट्रम्प चीन को मिलते, जब ट्रम्प चीनी नेता को मिलने जाते हैं तो ट्रम्प के पैरों की जमीन खिसक जाती है। एक ही एंकर 2 महीने के डिफरेंस में 2 हेडलाइन देता है। वास्तविकता मोदी जी के पैरों की जमीन खिसक गई, इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। और वस्तुस्थिति यह है, अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि चीन तरक्की करता है, चीन से बहुत सारी चीजें उठा लो। कोई कहेगा कि चीन में लोकतंत्र नहीं है। चीन कितना देखा है लोगों ने? चीन बेजिंग नहीं है, चीन गोंजाऊ नहीं है, चीन वो क्षेत्र नहीं है जहां औद्योगिक क्रांति बताई जाती है। चीन का एक दूसरा पहलू है। चीन के ऊपर के क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको अफ्रीका से भी बदतर जिंदगी जीते हुए चीनी देखेंगे, क्योंकि उनकी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। आज हमारे यहाँ एक रोड भी बनना होता है तो 10 लोग रिट पिटीशन फाइल करने चले जाते हैं। कोई कहता है कि यहाँ कुछ हो गया। एक किस्सा है, गडकरी जी ने बताया था, मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा था, उसके बाद उनको पता पड़ा कि पुणे के पास बिल्कुल एक्सप्रेसवे अब ज्वाइन करने की स्थिति आ गई। महाराष्ट्र में कैबिनेट में मंत्री थे, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी भागते हुए आया, बोला साहब फिर लोग कोर्ट में जा रहे हैं। तो बोला क्या हुआ? तो बोला अपने रास्ते के पास एक पुराना पेड़ है, उस पेड़ पे एक उल्लू रहता है। अब वो उल्लू की ऐसी प्रजाति है कि लोग कहते हैं कि उस उल्लू के रोड के जाने के जो आवाज होगी गाड़ियों के, उससे उल्लू की प्रजनन शक्ति पे असर पड़ेगा, और इसीलिए वो रोड अभी डाइवर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। अब उन्होंने कहा, किसी को कहा कि भाई तुम तो कोर्ट में लड़ो, और उन्होंने कहा कि फिर मैंने फोन किया किसी को कि भाई उस जो गांव बताया उस गांव में कोई है? उन्होंने कहा कि सरपंच अपना ही है। उस सरपंच को बुला के बोला कि भाई तू कुछ चाहता है क्या? सरपंच ही रहेगा कि कुछ जिला परिषद में भी जाएगा? वो बोला सर आपका आशीर्वाद हो तो वहां भी चला जाऊंगा। तो बोले एक काम कर ले। बोले वहां कोई तुम्हारे यहाँ पेड़ है? बोले हाँ बहुत लोग आते फोटो वोटो खींचने। बोले यार वो पेड़ काट डाल, रातों रात पेड़ कटना चाहिए और दिखना नहीं चाहिए वहां पेड़ है। अल्लाह, उसने रात को पेड़ काट दिया और गड्ढा भी इसे पेड़ उखाड़ दिया, लेकिन एक गड्ढा तो दिख ही जाता है। उसने थोड़ी अकल लगाई, 6-7 गड्ढे और खुदवाए साथ में। दूसरे दिन कोर्ट में बहुत जिरा हुई, वकील कहे कि वहां पेड़ ही नहीं है। मामला यहां तक आ गया कि कोर्ट ने कुछ लोगों को नियुक्त किया, जाके देखो पेड़ की क्या स्थिति है। उन्होंने बोला साहब पेड़ ही नहीं है। तो उन्होंने आरोप लगाया पेड़ साहब फोड़ डाला, रात को काट डाला। तो उसने कहा कहाँ पेड़ था ये बताओ। अब वही 6-7 गड्ढे, कोई कहे यहाँ था, कोई कहे यहाँ था, कोई कहे यहाँ था, निष्कर्ष निकला वहां पेड़ नहीं था और रोड बन गया। ये यहाँ की लड़ाई लड़नी पड़ती है, ये लड़ाई चाइना में नहीं है। मैं चीन में मैं भी गया हूं, लेकिन आप सिर्फ विकसित देखते हैं, क्योंकि चीन में जवाबदेही नहीं है। वह हजारों के तादाद लोग बाढ़ में मर जाते हैं तो एक खबर तक बाहर नहीं आती। लेकिन हमारे यहाँ हमारे नेताओं को हर 5 साल बाद एग्जाम देनी पड़ती है, उनको जाना पड़ता है लोगों के बीच में। इसलिए चीन की तुलना हम नहीं कर सकते, लेकिन चीन के विरोध में मैं नहीं हूं। मैं जानता हूं कि चीन के लोग बहुत काम करते हैं। वो काम इसलिए करते हैं कि डंडे के भरोसे करते हैं। हमारे यहाँ आज महाराष्ट्र में ये स्थिति है कि कपास निकालने का काम किसी मशीन से नहीं होता। कपास जो पौधा होता है वो हाथ से निकालना पड़ता है। उसके लिए ये काम जनरली महिलाएं करती है। अब लाडली बहना को पैसा मिलने लगा, तब से महिलाओं ने खेत में जाना छोड़ दिया। तो कपास प्लगिंग का जो प्रकाश, कपास निकालने का जो रेट था वो 50 पैसे किलो से शुरू होता था, 2 रुपए 16 रुपए, अभी वो 20-22 रुपए किलो हो गया। यदि 1 किलो कपास निकालने के लिए आप मजदूरी 22 किलो दोगे तो फिर आपको क्या रेट मिलेगा और आप क्या खेती कर पाओगे? कई चीजें हैं जो हमें देखना होगा। आज हम कहते हैं कि
प्रधानमंत्री तो बोलने के लिए जाने जाते हैं कि भाई रेवड़ी मत बांटो, सबसे ज्यादा रेवड़ी वो बांटते हैं और कहते हैं रेवड़ी मत बांटो। तो रेवड़िया बांटता कौन है? आज महाराष्ट्र में, आज मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि यदि हर महीने 2000 करोड़ रुपए नहीं लेता है तो तनख्वाह नहीं होती, लेकिन बहनों को पैसा बरकरार है, किसी को बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा जाना है तो वो जरूर है, बच्चों के स्कॉलरशिप के पैसे नहीं है, स्कूल पे छत नहीं है, रोड नहीं है। आज महाराष्ट्र जैसे राज्य में, प्रगतिशील राज्य कहता है अपने आप को, वह एम्बुलेंस कम और एम्बुलेंस ज्यादा चलती है। दो बाम्बू के बीच में धोती पहन के पेशेंट को हाथ में लेके, कंधे पे लेके लोग भागते हुए हॉस्पिटल में जाते हैं। ये रोज चित्र छपते हैं, रोज आते हैं, लेकिन किसी को शिकन नहीं आती, क्योंकि हम इस पे ज्यादा चिंतित है कि मंदिर कहाँ बनेगा, इस मस्जिद में कौन है, यहाँ पहले मंदिर था क्या। ये नरेशन बदलना होगा। हमारे यहाँ 2014 के बाद लोग कहते हैं कि भाई कंगना रनावत जी बहुत विदुषी है, उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश को आजादी मिल गई। हमने बोला ठीक है, मान लिया। 2014 के बाद देश को आजादी नहीं मिली। वास्तविकता 2014 के बाद देश फिर एक बार पारतंत्र में चला गया। ये दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी है, और ये लड़नी अपने से है। राम से लड़ने में रावण को तकलीफ नहीं थी, और रावण राम को पूरी तरह से बराबरी से लगे हुए थे। एक घर का विभीषण निकला और रावण को मृत्यु को सामने जाना पड़ा। हम अंग्रेजों से लड़ने में डरते नहीं हैं, हमें डर है अपने विभीषणों से। हमारे यहाँ जो नए अंग्रेज पैदा हो गए, जो कभी धर्म की अफीम चलाते हैं, कभी इमोशनल बोलते हैं, आज पूरे देश का 60% हिस्सा, एवरेज यदि पूरे देश का निकाले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पानी के नीचे है। 60 से 70% किसान की पूरी फसल पानी के बीच में है। देश में हाहाकार है। जितने पहाड़ी राज्य है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, जगह बादल फटने से सैकड़ों के तादाद में लोगों की मौत हुई है। आज भी ऐसी कई घर है कि बादल फटे, मलबा आया, मलबा आने के बाद 2 महीने हो गए, लेकिन मलबा हट नहीं पा रहा है। उन्हें पता नहीं है कि नीचे जो लोग हैं उनकी डेड बॉडी भी उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब देश के सामने इतनी सारी समस्याएं हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री के पास सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे माँ को गाली दी। अब राष्ट्रीय माँ हो गई, और राष्ट्रीय माँ को गाली हो गई, और इस गाली को लेके पूरा देश आंदोलित है। मुझे दया आती है भाजपा वालों पे। कई बार मुझे लगता है कि क्यों आप इतना बददिमाग काम करते हैं, मतलब दिमाग होने के बाद भी क्यों घर पे रख के जाते हैं, क्यों दिमाग लगा के काम नहीं करते। गाली किसने दी इस पे महत्वपूर्ण होता है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा, अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कोई वहां जाके मुझे गाली देगा तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। एक पंचर वाला लड़का जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं, किसी राजनीतिक दल से नहीं है, कांग्रेस आरजेडी की रैली खत्म होकर चली गई, इस मंच को उठाने के लिए टेंट हाउस वाला माइक चालू था, एक छिछोरा ऊपर, उसने एक गाली बक दी। उसके बाद हो गया कि पूरे देश पे संकट आ गया, प्रधानमंत्री के माँ को गाली दे दी। और मैं मानता हूं किसी भी माँ को गाली देना गलत है, हम निषेध करते हैं। कोई भी हो, छिछोरा भी हो, कोई भी हो, माँ को गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर जिसके घर शीशे के होते हो, दूसरे घर पे पत्थर नहीं फेंकते। आज यदि राहुल गांधी को यह बोला जाता है कि तुम माफी मांगो क्योंकि तुम्हारे मंच से भले ही तुम नहीं हो, तो किसी ने गाली दी, तो मैं आज वही गाली का प्रयोग, जब हिमाचल का तात्कालीन 2019 का राष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष भले मन से राहुल गांधी को वही गाली देता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वो माँ के प्रति की जो उन्माद है वो कहाँ जाता है, वो आंसू कहाँ जाते हैं। आज एक सवाल है, किसी के पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आज हम सभी यहाँ बैठे सभ्य समाज से हैं, क्या कोई किसी पत्नी को प्राइस टैग लगा सकता है? कोई किसी पत्नी को कोई कीमत लगा सकता है? शशि थरूर के पत्नी को बोला ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, तब शर्म नहीं आई इनको बोलने में? तब इनका महिलाओं के प्रति आदर कहाँ चला गया? तब क्या दूसरे की पत्नी पत्नी नहीं है? आपको अपने पत्नी का क्या सम्मान करना, नया करना, यह आपका निजी विषय है, लेकिन कोई और अपने पत्नी का सम्मान करता है तो उसका अपमान करने वाला। कांग्रेस की जर्सी गाय किसको बोला गया था? क्या ये सम्मानजनक शब्द है? वो छोड़िए, देश के प्रति अपना जीवन समर्पित कर ओलंपिक मेडल लाने वाली हमारी बेटियां दिल्ली के रास्ते पे पुलिस द्वारा जूतों के नीचे रगड़ दी गई, क्योंकि वो चाहती थी कि एफआईआर हो। एक नराधम ने उनकी इज्जत पे हाथ डाला, और इज्जत पे हाथ डालने वाला भाजपा का सांसद था।
तो इस सरकार ने उसकी एक एफआईआर दर्ज नहीं होने दी, और आपको उसको सर्वोच्च न्यायालय जाके एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। और आप कहते हो कि महिलाओं के प्रति आपको आदर है। महिला और आदर, ये दो शब्द जब जब इनके मुंह से निकलते हैं, ये महिलाओं का भी अपमान करते हैं और आदर्श इस शब्द को धुतकार देते हैं। कई बातें हैं, मुंह खोलते हैं, झूठ बोलने के लिए खोलते हैं। मुझे लगा प्रधानमंत्री आए हैं, चाइना से आए हैं, जापान होके आए हैं, रशिया होके आए हैं, देश पूरा परेशान है। यहाँ भदई के हमारे विधायक बैठे हैं, पूछिए उनको, 13 लाख लोग वहां बेरोजगार होने की नौबत आ गई है। 1000 करोड़ के कारपेट डम पड़े हैं, अभी वो कारपेट कहां जाएंगे किसी को पता नहीं। सर अमेरिका जाने वाला माल रुक गया है, उसको इस बाबा की चिंता नहीं है। वहां टेक्सटाइल में पूरा नोएडा से लेके कोयम्बतूर तक पूरा टेक्सटाइल का चक्र बन चुका है, खत्म हो गया है। अरे अपने गृह राज्य सूरत में हालत बुरी है डायमंड वालों की, 25 लाख लोग वहां बेरोजगार हो रहे हैं। लोग समझ में नहीं आ रहा, सुबह से शाम तक इंतजार कर रहे कि बाबा कुछ बोलेगा, और बाबा आके बोलता है कि मेरे माँ का अपमान किया। एक प्रधानमंत्री कितना स्वार्थी हो सकता है। और ये दुर्भाग्य है इस शहर का, इस काशी का अपमान है कि काशी से वो सांसद है। और ये आप लोगों की गलती है, ये आप लोगों की गलती है, क्योंकि काशी में जो वोटिंग हुआ होगा वो किसी ने भी किया होगा, बाहर का आदमी तो नहीं होगा। और यदि वोट चोरी करके आया होगा तो ये चोरी होने कैसी दी, क्योंकि लोकतंत्र के प्रहरी आप भी है। जब भी चुनाव होते हैं, ये आपका चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं होता, चुनाव में सबसे ज्यादा आहुति मतदाता देता है, वो उसका मतदान का काम है। 1947 से लेकर आज तक इस देश को क्या मिला? मैं मानता हूं कई सरकारें आई, लोगों कहेंगे कि डैम्स बने, आईआईटी बनी, आईआईएम बने, लेकिन क्या इस देश की समस्या खत्म हो गई? बेरोजगारी वैसे की वैसे ही है, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, नए रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे, सरकारें आती है जाती है, किसान आज भी परेशान है। मुझे 1947 से लेकर आज तक एक साल बताइए जिस साल किसान ने कहा होगा कि ये सबसे खुशहाल मैं हूं। किसान 1947 से पहले से लेकर आज तक किसान वहीं अपने प्रॉब्लम में है, कौन यहां सुखी है? लेकिन इसके बाद ये देश उत्सव मनाता है, क्योंकि इस देश के गरीबों को, वंचितों को, अमीरों को, आदिवासियों को, स्त्री हो, महिला हो, किन्नर हो, सबको बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक अधिकार दिया, जो है मतदान का अधिकार। आपने जिससे कर्जा लिया वो साहूकार भी लाइन में खड़ा है, अपने कर्जदार हो आप भी उस लाइन में खड़ा हो, भी एक मत है और उसका भी एक मत है। और ये मताधिकार यदि आपका चला जाएगा तो आप समझ लेना फिर आने वाले समय में क्या होगा। कोई मुझे कहता है कि आने वाले से आपको क्या लगता है, कई बोलते हैं कब जाएंगे, मैंने नहीं जाएंगे, ये लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि कैसे जाएंगे? 2029 के चुनाव में आप देखिए ये 400 पार आएंगे। लोग कहां मतदान, मतलब पिछली बार लोगों ने कहां मतदान किया? महाराष्ट्र की विधानसभा के बाद मैं जब महाराष्ट्र में गया तो सब लोग एक ही बात पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे झालं, ऐसा कैसा हो गया है, ऐसा कैसा हो गया। हमारी टीम गई थी पूरे हरियाणा में चुनाव में, खाप पंचायत के कई प्रधानों से बातचीत होती थी। चुनाव के नतीजे आने के बाद खाप पंचायत के प्रधान बोले मिलना है, मिलना है। हमने बोला आ जाइए ऑफिस। 10-15 लोग 2 गाड़ियां भर के आ गए और आके एक ही बात कहने लगे, भाई हमने तो ना दिया, एक ही होया है। जब आपका मतदान का अधिकार भी छीन लिया जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग ये तय करेगा कि चुनाव कौन जीतेगा। जब चुनाव आयोग ही तय करने लगेगा चुनाव कौन जीतेगा, जब राज्यपाल तय करेगा कि राज्य की सरकार कैसी चलेगी, और विपक्ष की सरकार होगी तो वो चलने नहीं देगी, बहुत दुखदपूर्ण बात है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ जो बैठा है अभी, जो राज्यपालों के अधिकारों पे जो बात हो रही है, वहां हमारे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई कहते हैं कि हाँ ये बात तो है कि गवर्नर और राष्ट्रपति को बोल तो नहीं सकते। तो कल अखिलेश की यहाँ सरकार आएगी तो क्या अखिलेश जी काम कर पाएंगे? क्या करोगे आप? जितने बिल पास करोगे गवर्नर बैठ जाएगा बिल पे, क्या कर लोगे आप? और उसके बाद पूरा बीजेपी घूमते फिरेगा, क्या बोला था कुछ नहीं कर पा रहे, क्या बोला था कुछ नहीं कर पा रहे। जब राजनीति में इतना छिचोरापन आएगा और इतने हल्के प्रवृत्ति के लोग राजनीति में आएंगे, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये समय सीमा नहीं रखी थी। यदि बाबा साहब को मालूम होता कि इतने नाकारा, निकम्मे और इतने चालू किस्म के और इतने फरेब लोग राजनीति में आने वाले समय में आएंगे, तो यकीनन वो इसको भी समय सीमा रखते। लेकिन उन्हें विश्वास था
इस देश की जनता पे विश्वास था। और आज यदि जनता भुगत रही है तो उसके लिए जनता ही जिम्मेदार है। वोट चोरी वो तो होगी। क्या होगा? आखिरी दिन था एप्लीकेशन लगाने का, और देख लीजिए, आप याद करोगे मुझे, जब चुनाव आयोग बिहार के लिए अंतिम सूची देगा, वो सूची वही होगी जो उसको देनी होगी। वो सूची वही होगी जहां विपक्ष का मतदान नहीं होगा। वो सूची वही होगी जो यूपी के आपके लगे हुए हिस्से के लोग बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में मतदाता रजिस्टर किए जाएंगे। वो सूची वही होगी जहां एक घर में 120 लोग होंगे। वो सूची वही होगी जहां घर का नंबर 000000050 होगा। वही सूची होगी। क्या कर लोगे आप? न्यायपालिका पे जाओगे? कौन से न्यायपालिका? जिस न्यायपालिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को न्यायाधीश बनाया जाता है। महाराष्ट्र में एक बीजेपी के प्रवक्ता को उठा के उच्च न्यायालय में दे दिया, और उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? और मैडम ने पहले ही केस जरांगे का सुना और कहा कि 3 बजे के पहले निकल जाए यहां से। क्यों नहीं कहेगी? भारतीय जनता पार्टी में पूरा जीवन गया, प्रवक्ता रही है, वो कैसी न्यायपालिका की चेयर पे बैठ के, क्या आप न्यायाधीश बनाने के पहले देखते नहीं कि इसकी विचारधारा क्या है? और ऐसा ही चलता रहा तो फिर न्यायपालिका से क्या उम्मीद करना? न्यायपालिका के न्यायाधीश कहते कि मैंने भगवान को बोला क्या करूं और भगवान ने बताया है। तो फिर तुम्हें काय को चीफ जस्टिस बनाए? बड़े बड़े मंदिरों को पंडितों को ही बिठा दे। भैया तू पूजा करता है, शाम के टाइम पे जरा 2-4 फैसले भी सुना लिया कर। सुबह जा और शाम को बता कि मैंने 4 फैसले पूछे थे, भगवान ने ये बोला, कर दो। क्यों वकीलों की जरूरत है? किस बात की जरूरत है? राज्यपालों को असीम अधिकार मिलने के बाद सरकारों की क्या जरूरत है? राज्यपाल नियुक्त करेंगे, वो सरकारी चलाएंगे? क्योंकि अभी ये संविधान मिटाने का समय है। ये 370 यूं ही नहीं मांग रहे थे। ये 370 इसलिए मांग रहे थे कि इनको मनुस्मृति लागू करनी है। संविधान से क्या परहेज है? नरेंद्र मोदी और पूरे कुनबे को संविधान से एक ही परहेज है कि संविधान आपको अधिकार देता है बोलने का, संविधान अधिकार देता है पूछने का। अधिकारों से इन लोगों को परहेज है। आप अधिकार नहीं कर सकते। आपको जैसा हम रखेंगे वैसा रहना होगा, हम जो कहते हैं वैसा खाना होगा, हम जो बोलते हैं वही पहनना होगा। वही मनुस्मृति है और हम वही चाहते हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे आप? हिंदुत्व की परिभाषा क्या है जानते हैं? आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रों घोष से हुई। आज अच्छा लगा, वंदे मातरम भी यहाँ बोला गया। ये किसने कहा वंदे मातरम को? हमको परहेज है। और ये किसने कहा कि वंदे मातरम और मंत्र घोष इनके बाप की बदौलत है, इनकी मिल्कियत थोड़ी है। हम भी हिंदू है, हमें भी अधिकार है, हम भी जाएंगे पूजा करेंगे, लेकिन हम हमारा हिंदुत्व हमारे हिसाब से करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे। क्योंकि तुम्हारा हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व के नाम से छलावा है। हिंदुत्व कभी मंदिरों का, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, जहां तो संतों की भूमि मानी जाती है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के संत तो हमेशा कहते हैं मंदिरों में जाने की जरूरत ही नहीं है। और ये तो छोड़िए, उपनिषद में एक श्लोक है संस्कृत का, जिसमें कहा जाता है कि यदि भगवान का तुमको दर्शन करना है और आराधना करनी है तो आप जहां खड़े हो वहीं से भगवान के लिए सुर लगाओ, लग जाएगा सुर तुम्हारा। लेकिन तुमको ज्ञानी होना चाहिए। जो अज्ञानी है उसके लिए मूर्ति की कल्पना की गई है। जो अज्ञानी है उसके लिए मूर्ति की कल्पना की है। निराकार है हमारा भगवान, निराकार ओंकार बोलते हैं हमें। लेकिन आपको तो इवेंट करना है। यहाँ के सांसद है, पूछता हूं क्या दिया सांसद साहब ने? कितने उद्योग आ गए यहाँ पे? समोसा बेचो, चाय बेचो, आने वाले टूरिस्ट की सेवा करो, बनारस का भला हो जाएगा। बनारस इसके लिए मोहताज नहीं था कि नरेंद्र मोदी आ जाएगा तो टूरिस्ट आएगा। नरेंद्र मोदी की पीढ़ियां पैदा होने के पहले से बाबा का दर्शन के लिए पूरा विश्व आता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। उस बाबा को घर नहीं दे रहे हो आप, गुजराती व्यापारियों की व्यवस्था कर रहे हो। कॉरिडोर वॉरिडोर कुछ नहीं होते हैं, ये दुकानें होती है। और ये दुकानें किस लिए है? मुझे, मैं कोई कह रहा था यहाँ समोसे और चाय बनाओगे आप, बेचोगे नहीं। क्योंकि बेचने के लिए कोई गुजराती आके बैठेगा, आपसे काम करवाएगा, सब काम करेगा। आज जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज है गुजरात जाती है। प्रधानमंत्री गुजरात के प्रधानमंत्री है कि पूरे भारत के प्रधानमंत्री है, ये उनको एक बार बताना होगा। ऐसी कई चीजें हैं जो देश, 81 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो अनाज पे जिंदा है सरकार के, और प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे शब्द नहीं है, कि यदि 5 किलो अनाज नहीं दूंगा तो लोग भूखे मर जाएंगे।
जिस देश की स्थिति ये कर दी इस आदमी ने कि 5 किलो अनाज नहीं देने के बाद 81 करोड़ लोग भूखे मरते हैं, 70% जनता गरीबी रेखा के नीचे है। हम तीसरी इकोनॉमी कहां से बनने जा रहे हैं भैया? कौन से दुनिया में रह रहा है? या तो ये बता कि कोई भूखा नहीं मर रहा है, या तो ये बता कि ये भूखमंगे है, तो फिर ये भिखारी है। तुमने 81 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, तो फिर इकोनॉमी तीसरी कैसी हो गई? कोई तारतम्य नहीं है, कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के ऊपर कब हमला कर दिया और पाकिस्तान ने सीज फायर किया, हम मान गए। कौन लगता है पाकिस्तान? तुम्हारा ब्याही लगता है, लड़की ब्याही है वहां पे, क्यों नाराज हो जाएगी? उनने बोला सीज फायर। अमित शाह जी के शब्द है लोकसभा में कि आज तक जितने युद्ध हुए, चाहे शास्त्री जी ने किया हो, चाहे इंदिरा जी के समय किया हो, सारे युद्ध में हम जीतने के बाद हमने पीओके क्यों नहीं लिया? एक कमजोरी थी उस नेतृत्व की। उन्होंने तो लाल बहादुर शास्त्री से लेके सबको एक लाइन में नापा। अब क्या हो गया भैया? आपने तो जीत लिया सिंदूर, अब पीओके क्यों नहीं लिया? कहां पटका लग गया कि वो अमेरिका से बाप ने बोल दिया है बंद कर, और बंद कर दिया। समझ में नहीं आता इनका, ये करते कुछ है और बोलते कुछ है। हमारे राजनाथ आप ही के प्रदेश के है, मुख्यमंत्री रहे हैं। किसी देश को हम बोलने नहीं देंगे, बिल्कुल हाथ घुमा घुमा के। कोई हमारा देश का बाप नहीं हो सकता, हम हमारी नीति खुद तय करेंगे। करो, बहुत अच्छा है, राजनाथ जी प्रधानमंत्री बन जाओ, करो, नीति तो तय करो। सबसे ज्यादा तेल कहां से खरीद रहे हैं? अमेरिका से खरीद रहे हैं। अमेरिका का कपास का मार्केट, भारत का मार्केट कपास के लिए किसने खोला? इन्होंने खोला। 11% रेट 11% ड्यूटी खत्म कर दी। अमेरिका में जितना कपास उगता है उसका 90% उनको निर्यात करना होता है। उन्होंने भारत बड़ा मार्केट देखा, भारत में उनका कपास डंप होगा और मेरे कपास के जो खेती वाले किसान हैं उनकी आत्महत्याओं का आंकड़ा बढ़ता रहेगा। महाराष्ट्र में 3 महीने में 720 आत्महत्या हुई है किसानों की। लेकिन किसानों की आत्महत्या से क्या मतलब प्रधानमंत्री को? वो तो कहते हैं मरे तो मेरे लिए मरे क्या? तो आपके लिए कौन मरे? आपके लिए बॉर्डर पे फौजी मरे, आपके लिए गलवान में लोग मरे, आपके लिए बॉर्डर पे ऑपरेशन सिंदूर में जो बॉर्डर पे गांव थे, उस गांव में जो सिविलियन थे वो 30-35 मरे। वो किसके लिए मरे? वो आपके लिए मरे, क्योंकि आपने उनकी चिताओं पे रोटी सेकनी है राजनीति की। और इसीलिए सिंदूर बांट रहे थे घर घर जाके। इन पागलों को मालूम नहीं, अरे सिंदूर महिला को एक ही टाइम देता है और शादी के समय वो रस्म होती है जब उसके मांग में सिंदूर भरा जाता है। ये दूसरे के पत्नी को सिंदूर लगाने चले गए, खुद की तो पता नहीं। जब लोगों ने जूते मारना शुरू कर दिया तो ऑपरेशन वो सिंदूर बांटना बंद करो। कभी चावल लेके आएंगे, कभी सिंदूर लेके जाएंगे। क्या भाई लोग आप इसी में रहोगे क्या? कहीं ना कहीं तो आपको आना पड़ेगा। आज हम बार बार कहते हैं कि हम जयंती मनाते हैं, आते हैं, स्वागत करते हैं, पुष्पांजलि देते हैं। क्या हमारा काम खत्म हो गया? हमारा काम ऐसा नहीं है। यदि कमलापति त्रिपाठी जी का साल में एक बार याद करके और ऐसे सब लोग इकट्ठा होके फूल अर्पण करना, उनके बारे में बताना कि उन्होंने क्या किया, कितना बताओगे? सबको मालूम है उन्होंने क्या किया। जो उन्होंने किया उसके आगे क्या कर रहे हैं, हम ये सवाल पूछो अपने आप को। आज का दिन उसके लिए समर्पित करो कि कमलापति जी ने जो मशाल जलाई है वो मशाल हम बुझने देंगे या उस मशाल को लेके आगे चलेंगे। पत्रकार, मैं हमेशा कहता हूं, पत्रकार को नेता बनना नहीं चाहिए, क्योंकि पत्रकार की आदत है जो सामने दिखता है वो बोल देता है। और वर्तमान में नेतृत्व को अच्छा सुनने को चाहिए, उनको आईना दिखाओगे तो बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए कमलापति जी का जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत अच्छा था, महात्मा गांधी के समय अच्छा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां नेता बनने कोई नहीं आया था। वो देश की आजादी की लड़ाई थी, सबके सामने एक लक्ष्य था। किसी को मालूम नहीं था आजादी मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। कमलापति जी को भी मालूम नहीं था कि मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये तो आजादी मिलने के बाद फिर ये सब हुआ और मंत्री बने। लेकिन आज तो नेता जाता ही मंत्री बनने के लिए है। वो पहले दिन ही चुनाव लड़ता है, पैसा लगाता है कि मुझे मंत्री बनना है, मुझे कुछ कमाना है, मुझे कुछ करना है। मुझे ये नहीं समझ में आता, मैंने तो कई बार बोला, जब सांसद आपके चुनाव जब होते लोकसभा के, तब हम जरा देखते हैं जो सांसद 2-2 बार चुनाव लड़ रहा है उसका जरा एफिडेविट देखते हैं हम। पहली बार उसकी इनकम थी 2 करोड़ रुपए, दूसरी बार उसकी इनकम हो गई 106 करोड़ रुपए,
ये 5 साल में इस आदमी ने ऐसा क्या काम किया कि 106 करोड़ रुपए कमा लिए। मतलब ऐसे लोगों को तो IIM भेजना चाहिए डिग्री देने के लिए। भाई इस देश के नौजवान लोग जाते हैं, इनको युवाओं को सम्मेलन लेके बताना चाहिए कि भाइयों मैंने ये काम करके 5 करोड़ से 106 करोड़ किए, आप भी ये करिए। अरे आपके अनुभव का इस देश के हर इंसान को, हर युवा को आने दीजिए, थोड़ा सा उन ज्ञान बांटिए आप, ताकि देश भी अब्जोपति हो जाए। लेकिन आप करोगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है पैसा कैसा कमाया जाता है। नारायण राणे ने एक बार आरोप लगाया था कि 50 करोड़, मैं कितने खोखे मैंने दिए हैं उद्धव को ये मुझे पता है, मेरे पास डायरी में लिखा है, मुझे मिले। मैंने बोला मैं डायरी का इंतजार कर रहा हूं। बोला नहीं नहीं तुमको दूंगा मैं। बोले नहीं मैं डायरी का इंतजार ही कर रहा हूं। लेकिन एक याद जरूर करना, उसने लिए वो जगह अपने जगह ठीक है, तुमने कहां से लाई ये भी पूछा जाएगा। तो एकदम चुप हो गए। मैंने खोके आए कहां से? नारायण राणे आप थापा नाम के भाई के यहाँ चाय पानी पिलाते थे। ए नारायण जरा 2 चाय और लेके आ। मैंने नारायण राणे आपकी शुरुआत वहां से थी। भाई के चक्कर में आप कारपोरेटर बने, कारपोरेटर के चक्कर में आप बेस्ट के चेयरमैन बने, बेस्ट के चेयरमैन के चक्कर में आप MLA बने, MLA के चक्कर में आप मुख्यमंत्री बने। कहां से आए आप? 4 शब्द ठीक से बोलने नहीं आते, 2-2 हजार करोड़ के लोग हो गए हैं। 75,000 करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री ने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि महाराष्ट्र के घोटाले के बारे में कम से कम इस आदमी ने एक बार तो बोला नेशनल NCP जो है वो नेशनल करप्ट पार्टी है। 75,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला, और ये अजीत दादा जेल जाएगा। हमने बोला चलो तुम उनको जेल डाल दो, वो लोग आए तुम्हारे को जेल जाएंगे, लोग साफ सफाई होगी। अरे 15 दिन के अंदर अजीत दादा उप मुख्यमंत्री, और मोदी जी स्वागत कर रहे बुके देके उनका। 75,000 करोड़, 25,000 करोड़, कहां भ्रष्टाचार की लड़ाई गई? कहां है भ्रष्टाचार? हर जगह आपको मुखौटा दिखेगा, और ये मुखौटा आप तक आना चाहिए। पानी और गोली साथ नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चलेगा। खून और पानी साथ में नहीं बहेगा। लेकिन क्रिकेट और खून साथ में बहेगा क्या? क्योंकि जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन है भाई, उनने बोला पाकिस्तान से खेलना पड़ेगा, किसी की बाप की हिम्मत है मना करने की? ऐसे कई उदाहरण आपको दिखेंगे कि जो लगातार इस समाज में हो रहे हैं, और ये होने दे रहे हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम हमेशा भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा करवाते हैं, हमको भगत सिंह अपने घर में नहीं चाहिए। आज क्या बनारस में, दिल पे हाथ रख के बोलिए, बनारस में लोकसभा चुनाव में वोट चोरी नहीं हुई? मत चोरी। ऐसा क्या हुआ 8वें राउंड तक कोई एक जीत रहा था, 8वें राउंड तक के बाद अनाउंसमेंट ही बंद हो गया, और एकदम रिजल्ट आ गया जीत गए जीत गए जीत गए। कैसा हुआ? जनता कैसी चुप है? आदरणीय कमलापति जी एक संपादक थे, और उन्होंने एक ही आह्वान किया था कि साइमन कमीशन तो चला गया, पर बनारस के युवकों को क्या हुआ? उनके एक आवाज पे बनारस धधक उठा। आज वो लेखनी है, और लेखनी है तो आज का युवा है। व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर आ जाइए, फरेब दुनिया से बाहर आ जाइए, धर्म के दुनिया से बाहर आ जाइए। और ये भगवान शिव की भूमि है, यहाँ तो शिव जी से तो भोले कोई नहीं है। एक चोर घंटा चुराने के लिए चला गया शिव जी के मंदिर में, और जब वो घंटा निकल नहीं रहा था तो वो शिव जी के पिंड के ऊपर खड़ा होकर घंटा तोड़ने लगा। शिव जी प्रसन्न हो गए, वो डर गया, शिव जी साक्षात पकड़ने आ गए। बोले अरे ऐसा मैंने साधक नहीं देखा, अपने आप को समर्पित कर दिया, बता तुझे क्या चाहिए। मेरे शिव जी तो इतने भोले हैं, उनको ना घर चाहिए ना कॉरिडोर चाहिए, कण कण में पाए जाते हैं। लेकिन आप स्मार्ट सिटी के नाम पे बनारस की ऐसी की तैसी होने दे रहे हो, कॉरिडोर के लिए आप चुप हो। आप लोग उठ के नहीं बोलोगे तो कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए नहीं आएगा। महात्मा गांधी भी जब सामने आए, क्योंकि जनता में धकधकता, एक बार यदि निखारा जल जाए तो उसमें फूंक मारने वाले 4 लोग आ जाएंगे। जयप्रकाश भी आ जाएंगे, गांधी भी जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस भी जाएंगे, कमलापति जी भी आएंगे। लेकिन उन निखारे को जलने दो, निखारा बुझ चुका है।
उसको जलाने का काम करिए। ये बार बार मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि किसी भी, मैं तो हमेशा बीजेपी वालों को कहता हूं, कई कहते हैं कि आप बहुत, मैंने बोला मंच आपका, मैं आज फिर इस फाउंडेशन के तरफ से आपके परमिशन से बोल रहा हूं, इसी धरती पर, काशी के धरती पर प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। बीजेपी के नेता सरकारी आंकड़ों के साथ हमारे साथ खड़ा हो जाए, उसी सरकारी आंकड़ों के साथ हम भी बैठेंगे और हम उनको पूछेंगे देश ने तरक्की कहां कर रही है, वो बताए उसी आंकड़ों के साथ। लेकिन बार बार वो इमरजेंसी पे ना जाए, 2014 के बाद की तरक्की की बात करें। रुपए का मूल्यांकन से लेके, इंडस्ट्रियल आउटपुट से लेके, एग्रीकल्चर आउटपुट से लेके, सारी चीजें बताए कहां तरक्की की है देश ने। और मैं पूछता हूं कि आपका योगदान क्या है देश में? आपका योगदान सिर्फ मस्जिदों को गिराने में और मंदिर ढूंढने में है। मंदिर और मस्जिद करके आपने और क्या किया? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, कई बोलते कि गले में इसका मंगलसूत्र निकाल के दे देंगे। इतना झूठ बोलने वाला ये आदमी, और हम उसको प्रधानमंत्री करते हैं और आप उसको सांसद बोलते हैं। मुझसे ज्यादा शर्म तो आप लोगों को भी आनी चाहिए, क्योंकि आपके बदौलत ही हम उनको झेल रहे हैं। कई चीजें हैं बताने की। महात्मा गांधी को लेकर हमेशा एक बात होती है, और वो भी मुझे भी लग रहा था कि जब अहिंसा की बात करते हैं तो लोग लगातार, जो ये राइटिस्ट है या संघ वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अहिंसा से क्या होगा, अहिंसा गलत है। और अहिंसा के गलत करते करते इन्होंने उस फकीर की हत्या करवा दी। हत्या करवाने वाले कौन थे, किसके लोग थे, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी के अहिंसा, इस पे, अहिंसा पे जो लिखा है वो अप्रतिम है। मतलब मैंने पहली बार जब मुझे लगा कि नहीं, महात्मा गांधी की अहिंसा को इस रूप में भी आप देख सकते हैं। पंडित जी लिखते हैं कि अहिंसा कोई नया कंसेप्ट नहीं था। हमारे यहाँ बुद्ध से लेकर महावीर तक और सनातन धर्म में युगों युगों से अहिंसा चलता आ रहा है। तो मैं कोई नई बात बता नहीं रहा हूं, लेकिन उन और इनके अहिंसा में क्या फर्क है, ये आदरणीय कमलापति जी रेखांकित करते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी का अहिंसा का रूप वह नहीं है जो पुराने धर्म गुरुओं द्वारा उपस्थित किया जाता रहा है। अहिंसा का नाम पुराने ऋषि मुनि अथवा बुद्ध, ईसा, महावीर, स्वामी ले चुके हैं। वैष्णव संतों ने बार बार उसका पाठक, कई जगह उसका जिक्र किया है, लेकिन अहिंसा का ये पुराना रूप रहा है। आज जब महात्मा गांधी अहिंसा का नाम लेते हैं तो संभवतः उनका वही पुराना रूप लोगों के सन्मुख खड़ा हो जाता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि अहिंसा शब्द सहस्त्रियों से, परंपरा, इतिहास से अर्थ भरा हुआ है उसका। लेकिन गांधी की अहिंसा बिल्कुल दूसरा स्वरूप लेकर उत्पन्न हुई, उपस्थित हुई है। अब देखिए, वह यूरोप के उस निर्जीव शांतिवादियों की अहिंसा नहीं, जो युद्ध का विरोध होने का दावा तो करते हैं पर अवसर आने पर चुप हो जाते हैं। उनका शांतिवाद उनकी जड़ निष्क्रियता के सिवा और कुछ नहीं। गांधी की अहिंसा बुराई से भागने वाली नहीं, बुराई से भिड़ने वाली है। वह संघर्षात्मक है जो अशुभ और असत का प्रबल विरोध करने पर तुली हुई है। प्रतिरोध की मात्रा यहां तक बढ़ती है कि वह प्रचंड विद्रोही का रूप धारण करती है और बहुधा स्वतः आक्रामक हो जाती है। अन्याय और अशुभ को सहनशीलता तो क्या, उपेक्षा के दृष्टि से भीड़ देखना वह अनुचित, अनैतिक समझती है। अहिंसा गांधी की विरोध प्रकट करती है। गांधी की अहिंसा बुराई से लड़ती है। बाकी लोगों की अहिंसा बुराई के तरफ देख के आंख मूंद लेती है। ये पहली बार मैंने इतना गांधी को पढ़ा, मैंने इतना गांधी के बारे में किया, लेकिन मुझे भी कई बार लगता था कि कुछ जगह पे अहिंसा काम नहीं करेगी। लेकिन कमलापति जी का जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे लगा नहीं, महात्मा गांधी की अहिंसा ही काम करेगी, क्योंकि यह अहिंसा प्रतिरोधक भी है। कई जगह उन्होंने, अब वर्तमान, यदि मैं आज कहूं वर्तमान नेताओं का, उन्होंने गीता का श्लोक का बहुत अच्छा उपयोग करके सुर और असुर, इसका उन्होंने, अब आज मैं जब बताऊंगा उसके कैरेक्टर, ये गीता में श्री कृष्ण ने कहा हुआ है, बराबर पंडित जी ने उसका सही जगह पे उपयोग किया। तो आपको जब बताऊंगा उसका भावार्थ, तो आपको समझ जाएगा कि किसका व्यक्ति चित्र खड़ा हो रहा है।
अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, किसी की निंदा ना करना, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, अलोलुपता, लज्जा, स्थिरता, तेजस्वी, क्षमा, धैर्य, बाह्यांभ्यंतर शुद्धि, अद्रोह, अनावश्यक दम का अभाव और दैवी प्रवृत्तियां है, ये अहिंसा है। हिंसा क्या है? हिंसा अर्थात असुर स्वभाव वाले मनुष्य हिंसात्मक माने जाते हैं। असुर स्वभाव वाले मनुष्य ना तो जानते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ये किसका चित्र रेखांकित हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा। असुर स्वभाव वाले मनुष्य ना तो जानते हैं कि क्या कर्तव्य है, ना जानते हैं कि क्या अकर्तव्य है, ना उनमें सत्यचरण होता है, ना शौच, ना आचार। जगत के आश्रय रहित मानने वाले, सत्य और ईश्वर का भी अस्तित्व न स्वीकार करने वाले, विश्व को अकस्मात, निष्प्रयोजन तथा केवल काम कौतुक से संभूत समझने वाले, अपनी अपरिमित कामनाओं की पूर्ति की इच्छा रखने वाले, दंभ, मान और मत से युक्त ही अपने ही भोग को सत्य समझने वाले हैं, उन्हीं की पूर्ति में जीवन लगा देने का एकमात्र लक्ष्य मानता है। ये आज यह मिला, कल उसे प्राप्त करना चाहिए। आज इस शत्रु का नाश किया, कल उस शत्रु का नाश करना चाहिए। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी, मैं ही बलवान, मैं ही सुखी हूँ। मुझसे बड़ा धनवान, शक्तिमान, योग्य कोई नहीं हो सकता। ऐसे बुद्धि, दृष्टि, मिथ्या ज्ञान को अपनाकर, अभिमान, दंभ, स्वार्थ में अंधे होकर इस प्रवृत्ति के लोग जगत के अहित और विनाश के कारण होते हैं तथा अति उग्र क्रूर कर्मों का प्रवर्तन कर देते हैं। ये जो मैंने थोड़ी क्लिष्ट हिंदी है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान सत्ताधीशों का ये आचरण था। अब इसमें एक जगह वो कहते कि ईश्वर को न मानने वाला, आप कहोगे ये तो ईश्वर को मानते हैं। ये ईश्वर को मानते नहीं, ईश्वर इनके लिए एटीएम है। राम एटीएम है, आंबेडकर एटीएम है, बुद्ध एटीएम है, शिवजी एटीएम है, हर जगह एटीएम है। इनके लिए कोई भगवान नहीं है। इनके भगवान इवेंट होते हैं। यदि यहाँ इवेंट नहीं होते तो शंकराचार्य के बगैर, जो हिंदू धर्म के एक प्रख्यात प्रतिष्ठान माने जाते हैं, उनके बगैर राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होती वो नहीं हो पाती। लेकिन ये हुआ है क्योंकि दम है। इसको लगता है कि इन्होंने तो खुद को अविनाशी कहा है। उन्हें कहा है कि मैं अविनाशी हूं, मुझे कोई मैं डायरेक्ट ऊपर से आया हूं। जब लोग डायरेक्ट ऊपर से आते हैं तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो माँ के प्रति जब गाली देने पे इतने आक्रोशित क्यों होते हैं? क्योंकि माँ के तो कोख से उन्होंने जन्म लिया ही नहीं है। सवाल ये भी एक उठता है। लेकिन एक तर्क की बात है, अब वो तर्क उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ कुतर्क ही किया जा सकता है, तर्क तो नहीं। उसके बाद मैं एक अंतिम बात मैं कहूंगा कि पंडित जी को मैं क्यों थोड़ा साहित्यिक मानता हूँ। जब मैं 4th 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो महाराष्ट्र में साने गुरुजी एक स्वतंत्र सेनानी हुए हैं। उनकी एक बेटी थी सुधा, उसको वो पत्र लिखते थे जेल से, और वो पत्र का संग्रहालय प्रसिद्ध हुआ, संग्रह, जिसको सुधास पत्र, सुधा को पत्र इस नाम से आया। वो पत्र पढ़ के मैं अभिभूत होता था कि एक पिता बेटी को कैसा पत्र लिख सकता है। लेकिन जब पंडित जी ने जेल से अपने बेटे को पत्र लिखे और वो पत्र एक किताब के शक्ल में सामने आई है, वो किताब छपने के पहले पंडित जी खुद कहते कि मैं इतना बड़ा लेखक नहीं हूं कि मेरे पत्र तुम किताब के इस उपलक्ष्य में लाओ, ये तो मैंने निजी लिखा था। लेकिन पंडित जी का ये बड़प्पन था, उन्होंने मना किया। वो जब मैं पत्र पढ़ता हूं तो वो पत्र नहीं है बेटे को लिखे हुए, वो उस इतिहास है, मुंबई का ग्वालियर मैदान के आंदोलन से लेकर गीता के उपदेश तक आदमी जीवन में कैसा रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या रहना चाहिए, युवा अवस्था में क्या क्या, यौवन आने पे क्या क्या हो सकता है, पंडित जी अपने बेटे के साथ बेबाक तरीके से बात करते हैं। शायद पिता पुत्र का ऐसा संवाद मैंने कभी पढ़ा नहीं, आपको मिला तो आप जरूर पढ़िएगा उसके पत्र पे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि क्यों आज कमलापति जी का इस नाम से अवार्ड लेने के बाद मैं कहता हूं कि मुझे भारत रत्न से भी बड़ा है। इसके लिए नहीं कि कोई राशि महत्वपूर्ण होती है, इसके लिए नहीं कि मैं आपने मुझे बुलाया बनारस और स्वागत किया। बहुत जगह न्योता आते हैं, कई बार जाता है, लेकिन इस बार मैंने इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे लगा कि पत्रकारिता के जो पुरोधा है, आज उस पराड़कर की धरती को एक बार फिर नमन करने जाना पड़ सकता है। और उनके साक्षात शिष्य जो इतने बड़े पत्रकार थे, जिनके संपादकीय से जिन्होंने पूरे पूर्वांचल को दहला दिया था और सही मायने में पत्रकारिता करते हुए राष्ट्र की सेवा की थी, ऐसे
इंसान के मैं भी इंसान हूँ। कई बार लगता है कि यार कॉम्प्रोमाइज कर ही लो। जब मुझे गौतम अडानी ने मिलने के लिए बुलाया तो मुझे पता पड़ा कि कई लोगों ने वहां पे अच्छा पैसा ले लिया है। वो भी मुझे कह रहे थे कि आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है अशोक जी, आप बोले आपका भाई आपके साथ खड़ा होगा। सब कुछ करने के बाद मैं ऑफिस आया, लेकिन मन नहीं माना, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसके पैसे लेके मैं चुप भी हो जाऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाके चलूं, अमेरिका जाके रहूं, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मेरे पारिवारिक जो मेरे पे संस्कार है वो मुझे झंझोड़ देते कि तूने किसको बेच दिया। मैंने अपने आप को नहीं बेचा, मैंने आपके विश्वास को बेचा। मेरा आपका विश्वास है, आपकी धरोहर है मेरे पास सुरक्षित, और इस विश्वास को रखने के लिए मुझे निरंतर काम करना होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज ये पुरस्कार मेरे लिए एक नया एक बोझ हो गया, बोझ इस मात्रा में कि अब मुझे आने वाले समय में मेरे पत्रकारिता में और भी निखार लानी होगी। क्योंकि जब भी मुझे लगेगा कि मैं थोड़ा डाउन हो गया हूँ, जब भी मुझे लगेगा कि नहीं थोड़ा सा अब मैं चलो बहुत हो गया, 60 साल के ऊपर उम्र हो गई, अब कितना लड़े, तब मुझे ये अवार्ड याद दिलाता रहेगा, नहीं तुमने अवार्ड लिया है कमलापति जी के नाम का, तुम्हें तो मरने तक लड़ना है। तो एक किसी ने बहुत बढ़िया 4-5 लाइनें लिखी थी, लेखक महोदय भी यहाँ पे है, बहुत बढ़िया लिखा उसने। नफरत उगाने में समूचा राष्ट्र लगा हो, जब शीर्ष पर बैठा कोई धृतराष्ट्र हो, जब इश्क से डर और मीरा को जहर, जब जात पर मजहब पर हो सारा कहर, जब खून की प्यासी हमारी कौम हो, जब न्याय करने वाले सब मौन हो, तब जरूरी है कि मन को शुद्ध कर ले, राम कर ले, नानक कर ले, बुद्ध कर ले, गांधी कर ले, कमलापति कर ले। ये है कमलापति त्रिपाठी। इसीलिए मैं दिनकर यही के हुआ करते थे, और कमलापति जी का दिनकर जी से अच्छा संबंध भी था, वो सब समकालीन थे। दिनकर जी की 4 लाइनें और थी मेरे पास कि समर शेष है नहीं पाप का भागी, समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याधा व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। ये आपके लिए है, आपको तटस्थ होके नहीं रहना होगा, आपको कहीं ना कहीं तो जो हमारे संविधान की रक्षा करनी होगी, लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। सरकारें आती है जाती है, कई सरकारें हमने भी देखी है, दिल्ली में पिछले 35 साल के वास्तव्य में मैंने कई सरकारें आती और जाती देखी। मैं नहीं मानता कि कोई भी सरकार परिपूर्ण हो सकती है, हर सरकार में कमियां होती है, हर सरकार में अच्छाई भी होती है, लेकिन कोई सरकार लोकतंत्र पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए काम नहीं कर रही थी, कोई सरकार इस देश में संविधान को खत्म करने के लिए काम नहीं कर रही थी। और जब इस रास्ते पे चल रही है तो मुझे लगता है कि जो हमारे पुरखों ने हमको दिया, जो हमारे जो शिक्षा हमने कमलापति जी से पाई है, यदि उसका हम 1% भी वापस कर पाए तो हमको लड़ना होगा, इस नई आजादी के लिए लड़ना होगा, बाबा साहेब आम्बेडकर के दिए हुए इस संविधान के लिए लड़ना होगा, हमारे अधिकारों के लिए लड़ना होगा। मेरे अधिकार तो मुझे मिलेंगे, पढ़ा लिखा हूँ, एक एस्टेब्लिश्ड हूँ, नाम भी चला, चेहरा भी थोड़ा लोग देख लेते हैं, लेकिन क्या मेरी सिर्फ जरूरत इतनी है कि मैं स्वयं हूँ? यदि मैं अपना ही विचार करूं तो फिर मेरे में और नरेंद्र मोदी में फर्क क्या रह गया? यदि मुझे बाकियों की विचार करना है तो मेरी तो जिंदगी में मैंने जी ली, मेरे बच्चों को मैं क्या लेके जाऊंगा? आने वाले समय में यदि हम अभी जग नहीं गए तो आने वाले समय में जब भी श्राद्ध होगा तो हमारे बच्चे हमारे लिए थाली नहीं निकालेंगे, हमारे फोटो पे जूते की माला पहनाएंगे कि आज की स्थिति जो हमारी बनी है इसके लिए आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने ऐसा सरकारों को गठन होने दिया और ऐसी सरकारों को चलने दिया। डर लगता है, ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि आपको डर नहीं, क्या हम तो हमेशा कहते हैं कि महाकाल के भक्त है, बाबा शिव के भक्त है, जब उसको लेके जानी होगी तो स्टेज से उतरते उतरते हार्ट अटैक से चला जाऊंगा, नहीं तो गुजरात में प्लेन क्रैश हो गया, एक आदमी बच गया, बस यही है। तो जिसकी आनी है लाई है। इन गुजरातियों में इतना दम नहीं कि वो मेरा प्रारब्ध लिखे, हाँ मेरी लेखनी में इतना दम है कि मैं उनके प्रारब्ध पे सवार उठा सकता हूँ, और आपका साथ रहा तो उनका प्रारब्ध भी हम लिख सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध लिखने के लिए हमको उस मतदान के दिन का इंतजार करना होगा। जात पात सब भूल के अच्छे उम्मीदवार को चुनाव जितवाइए। और अब चुनाव सिर्फ मतदान का नहीं रहा, चुनाव ये भी रहा कि कोई गलत आदमी मतदान नहीं करे। आपका मतदान खत्म होने के बाद मतदान बूथ पे खड़ा होना होगा, जो ऐसे फर्जी वोटर है उसका हाथ पकड़ना होगा, पूछना होगा तो किस मोहल्ले का है, कैसा मत यहाँ दे रहा है। ये मतदान, ये महिला मर के आज 3 दिन हो गए। एक जोक था कि एक लड़का गया
पूछने कि भाई कमला देवी ने वो दे दिया क्या, मतदान दे दिया? वो बोला हाँ 9 बजे दे के चली गई। बोले इस साल फिर रह गया। बोले क्या हो गया? बोले मेरी माँ है। तो बोले क्या हुआ माँ है तो? बोले मिलना चाहता था। क्यों? बोले अलग रहते हो क्या? बोले नहीं, मरे हुए 20 साल हो गए, हर चुनाव में आके वोट दे के जाती है, तो मैं मिलने आता हूँ कि एक आध बार तो मुझे मिले। ये वस्तु स्थिति जोक था, ये जोक वास्तविकता हो रही है। लेकिन यदि आप में से हर एक को पत्रकार होने की जरूरत नहीं है, आप जिस स्थिति में काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, आप निवृत्त भी हो गए हैं, रिटायर्ड भी हो गए हैं, तो आपका एक वजूद है। आपको हमेशा समाज को कुछ देने के लिए सोचना होगा। और जब समाज के लिए देने की बात होती है तो श्रीकांत राउत है, अच्छे लेखक है, मराठी कवि, उन्होंने एक मराठी में कुछ छंद लिखे थे, उसका मैंने बहुत ही अपने तरह से हिंदी का अनुवाद करने का प्रयास किया हूं। दुख मेरे ईश हुए, शब्द मेरे प्रार्थना, आरती मैं गा रहा हूं, वही है मेरी वेदना। मैं पुजारी इंसानों का, भक्त मैं उनके दुखों का, अंधों का मैं राह दिखाऊं, यही मेरी अर्चना, यही मेरी अर्चना है। यही अर्चना मैंने आज कमलापति जी के आदर्श को मानते हुए लिया है। आज इस भूमि से एक बात जरूर मैं कहूंगा, आपको जहां मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूंगा। मैं पत्रकार हूं, लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, जितना मेरे से कर सकता हूं मैं कहूंगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, छोटा प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेटफॉर्म, आपने कहा कि बहुत धूप लग रही है, तो ये तो यही होता है कि जब ज्यादा तपता है सोना तो और निखर के आता है। तो मैं तो यही मानता हूं कि जब तक, और ये अच्छा है कि नेताओं को तपा दिया आपने, इन सबको एसी की आदत लग गई है। और बेचारे जो ये होते हैं अपने वर्कर, उनकी हालत बहुत बुरी होती है, वो तपते हैं धूप में। पहली बार मैंने देखा कि आपने सही कमला जी को, सही आदरांजलि यही है कि कमला जी के तरीके से आपने, क्योंकि वो भी तप के निकले हैं, आपने सबको तपाया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। आप सबने सुना, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। एक बार फिर मैं कहता हूं कि जोरदार एक बार जोर से नारा लगाइए। सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं होगा, लेकिन नारा आपके बीच में जाएगा तो कहीं ना कहीं ये कान में गूंजता रहेगा, तो आपको लगेगा कि आज हम सिर्फ यहाँ आए, चाय पी, बैठे, वानखड़े को देखना था देख लिए, सुनना था सुन लिए, घर जाके सो गए। वो मत करिएगा, नहीं तो मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। नहीं तो मैं भी एयर कंडीशन चैम्बर में बैठा था ऑफिस में, मैं भी अपने शो करके आराम से आ सकता था। मैं आया हूँ आपका दर्शन करने, मैं आया हूँ उस महान जनता को देखने के जो मोदी को बार बार चुनाव जितवा के भेज रहे। मुझे उनको आपकी भी साइकी समझनी थी, आपका भी दर्शन करना था, इसलिए मैं आया हूं। लेकिन इस बार ना चुके चौहान, इस बार जब चुनाव आएंगे तो आपको देखना होगा कि आपको वो जनप्रतिनिधि चाहिए जो आपको समोसे और कचौरी नहीं बिकवाए, जो आपके बच्चों के लिए यहाँ सॉफ्टवेयर की कोई बड़ी यूनिट खड़ी कर दे या बड़ी फैक्ट्री आ जाए। काशी का वाकई पुरानी नगरी करते हैं, लेकिन कब तक इस पुरानी नगरी को विंटेज सिटी बना के रखेंगे? कहीं थोड़ी मॉडर्नाइजेशन का पुट लगाइए। मात्र कोई बड़ा बाबा का बड़ा दरबार बनाने से, बिल्डिंग से, मैं हमेशा कहता हूँ भगवान कभी बिल्डिंगों में रहते ही नहीं। हमारे मराठी में एक बहुत बढ़िया भजन लिखा था उसने, तुकडोजी महाराज ने, राष्ट्र संत, उनने कहा था, मराठी में है वो, मनी नाही भाव म्हणे देवा मले पाव, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव अचानक पावायचा नहीं रे। बोले मन में भाव नहीं और भगवान के पास जाते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जा। बोले बाजार की तरकारी सब्जी है क्या जो मोल दे के खरीद लिए? अरे मन में भाव होना चाहिए। आगे वो भगवान की बात करते हैं, बोले दगडाचा देव त्याले वडराचं भेव। वडर एक कम्युनिटी है जो पत्थर तराशती है, तो बोले जो पत्थर का देव है वो वडर आते से थर्राने लगता है कि कब हथौड़ा चलाएगा। सोने चांदी का देव त्याला चोराचं भेव। जो सोने चांदी के भगवान है 24 घंटे चोरों को डरता है, उसको ताले में लगना पड़ता है। लकड़ी का देव त्याला आगीचं भेव। जो लकड़ी का भगवान है उसको आग से डर लगता है, कहीं आग से मैं जल नहीं जाऊं। और मिट्टी का देव त्याला पाण्याचं भेव। और मिट्टी का भगवान है तो पानी का डर है, पानी आएगा तो मैं पिघल के जाऊंगा। जब हमारे संत कहते हैं कि ये मूर्तियां इस तरह से डर डर के रहती है, तो हमारा भगवान रहता कहाँ है? हमारा भगवान तो यही रहता है। हमारा हमको आध्यात्म बताता है। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान? इस खंबे में है, तो उन्हें लात मारी और प्रहलाद ने कहा इसी खंबे में है, तो नरसिंह प्रकट हो गए। ये हमारा, ये क्या है? ये कहानियां नहीं है, ये बताता है कि भगवान हर जगह है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान के चक्कर में मत आइए। भगवान को सत्ता नहीं चाहिए, कृपा करके। भगवान को घर नहीं चाहिए, भगवान को प्रसाद नहीं चाहिए, भगवान को कॉरिडोर नहीं चाहिए। इन लोगों को कमीशन खाना है, इन लोगों की अपनी दुकानें चलानी है। अपने भगवान को इनकी दुकानें मत बनने दीजिए। ये हाथ जोड़ की विनंती बाबा काशी के नगरी से एक ही बात मैं बोलने जा रहा हूँ। आपने सुना, आप आए, आपने मुझे बुलाया। यदि आपको कोई चीज का बुरा लगा हो तो जी भर के मुझे गाली दे देना।
क्योंकि मैं मोदी जी जैसा मैं भी स्ट्रांग हो गया हूं कि मेरे भी अंदर एक रसायन है, आपकी दी हुई गालियां प्रोटीन बन के आती है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन अभी माँ की गाली पे वो कहने लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, शायद वो प्रोटीन खत्म हो गया उनका, जो दैवी शक्ति उनको मिली थी। एक बार फिर बाबा के पास आएंगे, माँ की गंगा बुलाएगी, तो फिर पता पड़ेगा कि कुछ प्रोटीन फिर से मिल जाए। तो जो कुछ भी बुरा होगा वो मेरे पे दे देना, आयोजकों को मत करना, ये तो अच्छे काम के लिए किया। एक बार फिर से पंडित जी को नमन करते हुए, आज एक प्रण लेते हुए कि पंडित जी की जो शिक्षा थी उसको मेरे जीवन में मैं जितना हो सके लागू करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों का ऋणी हूं, आप आए, आपने सुना। जय हिंद, जय भारत।